सो लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन 143(1). देखो, अगर आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा तो जब भी लोगों को 143(1) का नोटिस आता है और अगर किसी को इस सेक्शन के बारे में नहीं पता होता तो लोग अक्सर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है उनको कोई नोटिस आया हुआ है जिसमें मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस आया हुआ है, अब एओ उनके पीछे पड़ जाएगा, स्क्रूटनी होगी, असेसमेंट होगा एंड वॉट एवर। बट ऐसा होता नहीं है। 143(1) जो है सेक्शन जो है, इसमें जो भी आपका नोटिस आता है वो एक पर्सन, जैसे आप अपने माइंड में क्या बनाते हो जब भी आपके पास नोटिस आता है कि कोई असेसिंग ऑफिसर को हम यहाँ पे एओ बोल रहे हैं, तो एओ वहाँ पे बैठा हुआ है, ही चेक्ड योर रिटर्न और उसके बाद से उसे अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स दिखे तो उसने आपको नोटिस भेज दिया। बट ऐसा नहीं होता है। अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो ऐसा नहीं होता है। जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो सबसे पहले वो रिटर्न प्रोसेस होती है एक सॉफ्टवेयर में। उस सॉफ्टवेयर में वो सॉफ्टवेयर खुद देखता है कि क्या इस रिटर्न में कुछ एक्स्ट्रा प्लस माइनस हो रखा है, क्या कहीं पे ऐसा तो नहीं कि एडिशन डिडक्शन गलत हो रखा है, कोई अर्थमेटिकल एरर है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ क्लेम इन्होंने ले रखा है जो कि नहीं लेना चाहिए था, कुछ अलाउंसेस हैं जो कि नहीं अलाउ हैं इनको। तो वो सॉफ्टवेयर ही खुद आपको वो चेक करता है अपना प्लस माइनस, जो भी उसमें इन्फॉर्मेशन फीड है उसके हिसाब से वो चेक करता है। और चेक करने के बाद से आपको जो भी डिमांड भी हो सकता है, रिफंड भी हो सकता है। जब भी आपके पास 143(1) का नोटिस आए प्रैक्टिकल लाइफ में तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि ये डिमांड का है या रिफंड का है। तो डिमांड होगा, रिफंड होगा, दोनों ही केस में आपके पास 143(1) का इंटीमेशन जो है आ सकता है। सो बेसिक मैंने बता दिया। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर, स्टार्ट विद द सेक्शन। ओके, वेयर अ रिटर्न हैज़ बीन made under section 139 or in response to a notice under section 142(1), such return shall be processed under section 143(1). मैंने आपको बताया था 142(1) में भी कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो फिर एओ आपसे मांग सकता है कि आप रिटर्न फाइल करो, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ। तो या तो आपने 139 के अंदर रिटर्न फाइल किया या फिर आपने 142(1) की जो नोटिस आती है उसके बाद से अपने रिटर्न फाइल किया। दोनों ही केस में जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपका रिटर्न प्रोसेस होता है 143(1) में। एंड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम ऑफ एनएसएससी आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट टू द रिटर्न इनकम, आपका कंप्यूटेशन होता है टोटल इनकम का, लेकिन उसके पहले कुछ एडजस्टमेंट की जाती है बाय सॉफ्टवेयर, जिसमें पहला एडजस्टमेंट है पॉइंट नंबर ए, एन अर्थमेटिकल एरर इन द रिटर्न। आपके रिटर्न में अगर कोई अर्थमेटिकल एरर है तो वो चेक किया जाएगा। एन इनकरेक्ट क्लेम इफ़ सच क्लेम इज अपरेंट फ्रॉम एनी इन्फॉर्मेशन इन द रिटर्न, अगर आपने कोई इनकरेक्ट क्लेम कर लिया है जो कि साफ साफ दिख रहा है कि आपको ये क्लेम अलाउ नहीं होना चाहिए था, स्टिल आपने कर लिया है, तो वो क्लेम को जो है डिसअलाउ कर देंगे। डिसअलाउंस ऑफ लॉस क्लेम्ड इफ़ रिटर्न फॉर प्रीवियस ईयर फॉर विच सेट ऑफ इज क्लेम्ड वॉज फाइल बियॉन्ड ड्यू डेट। मैंने आपको जब सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि अगर आप टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करते तो एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी आपको कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड करना अलाउ नहीं हो सकता, आपको लेटर ऑन पे उसे सेट ऑफ अलाउ नहीं होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं आपके पास कोई ऐसा सेट ऑफ तो नहीं, आपने कोई ऐसा लॉस तो सेट ऑफ नहीं कर लिया है जिस ईयर का आपने रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल किया, तो ये सॉफ्टवेयर खुद ही चेक करके डिमांड निकाल देता है। फिर डी पॉइंट है हमारा डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इन इनकम इंडिकेटेड इन द ऑडिट रिपोर्ट बट नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम इन द रिटर्न। अगर आप रिटर्न आपने अपने ऑफिस में फाइल किया होगा या अदरवाइज अपना खुद का भी फाइल किया होगा और साथ में अगर आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल कर रहे हो, तो आप एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप ऑफिस में फाइल किया होगा तो स्पेशली कि आपके जो प्रिंसिपल हैं वो इस बात पे बहुत हद से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि जो आपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जिस चीज़ को डिसअलाउ किया है वो आप रिटर्न में भी डिसअलाउ कर दो। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि आपने जो यहाँ अलाउ कर रहे हैं उस चीज़ को यहाँ भी आपने जो मतलब कि जो टैक्स ऑडिट में अलाउ किया है या जो डिसअलाउ किया है उस चीज़ को आपने रिटर्न में भी अलाउ एंड डिसअलाउ ज़रूर से ज़रूर करो। इसमें कुछ मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर कुछ मिसमैच हुआ तो 143(1) में आपका ये पकड़ में आ जाता है और उसके बाद आपके पास जो है नोटिस डिमांड निकल के आ जाएगी। पॉइंट नंबर ई इज़ डिसअलाउंस ऑफ डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 10AA और अंडर any other provision of chapter 6A during the heading C deduction in respect of certain income if return is filed beyond due date under section 139(1). जैसे मैंने आपको बताया कि सेट ऑफ जो है लॉस का तभी अलाउ होता है जब अपने रिटर्न टाइम पे फाइल किया, उसी तरीके से चैप्टर 6A के डिडक्शन भी जो है वो भी तभी अलाउ होते हैं जब अपने टाइम पे रिटर्न फाइल किया। अब नीचे का जो पैरा है मैं उसे पढ़ने वाली नहीं हूँ, इसमें सिर्फ इतनी सी बात लिखी गई है कि जो भी एडजस्टमेंट
एओ को करना होगा एसएससी के बुक्स में, वो एडजस्टमेंट करने से पहले एओ क्या करेगा, पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, आप इसे विदिन 30 डेज़ के अंदर जो है ठीक कर लो। और अगर आप ठीक नहीं कर पाते हैं देन दिस इज़ द आपका जो रिटर्न है वो उस एडिशन के साथ प्रोसेस हो जाएगा और आपका डिमांड आ जाएगा। थर्ड पॉइंट जो है, जैसे मान लो कि आपके सॉफ्टवेयर ने जो है कुछ चीज़ें निकाली जिससे आपका इनकम बढ़ रहा है, तो इनकम बढ़ने के बाद से आपके ऊपर टैक्स भी बढ़ेगा, तो जो टैक्स है, इंटरेस्ट है, फ़ी है, वो नए इनकम जो निकला उसको कंसिडर करके हम लगाएंगे। थर्ड पॉइंट इज सेइंग दिस। और फोर्थ पॉइंट जो है वो आपको ये बोलता है कि द सम पेबल बाय और द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू द SSC shall be determined after adjustment of such interest, tax and fee, if any, so computed by any tax deducted at source and any collected at source and any advance tax and any relief allowable under section 89। इसे छोड़ के मैं आपको समरी बताती हूँ। फोर्थ नंबर पॉइंट जो है वो ये बोलता है कि जो सम पेबल होगा, मान लो कि आपकी 4 लाख की डिमांड निकल के आ गई। अब ये 4 लाख की डिमांड के बाद से जो हमसे जो एक्चुअली मांगा जाएगा वो हमसे नेट मांगा जाएगा। ये 4 लाख आपका ग्रॉस अमाउंट है। अब इस ग्रॉस में से कुछ अमाउंट हम डिडक्ट भी करते हैं। अब ये अमाउंट कौन से होते हैं जो डिडक्ट करते हैं? ये अमाउंट होते हैं अगर कोई TDS आपने जमा किया है तो, कोई TCS है तो जिसको जो है रेवेन्यू ने कंसिडर नहीं किया है। मान लो 4 लाख की डिमांड निकल के आई और इस 4 लाख की डिमांड के बाद से अभी कुछ TDS TCS कंसिडर नहीं हुआ है, तो सबसे पहले आप TDS कंसिडर करो, TCS कंसिडर करो, कोई एडवांस टैक्स पे हो रखा है तो उसे कंसिडर करो, कोई अदर रिलीफ है अगर 89 में तो आप उसे कंसिडर करो। और अगर 90 या 90A ये दोनों ही सेक्शन जो है आप इंटरनेशनल टैक्सेशन में पढ़ेंगे, तो फिलहाल के लिए अभी आप छोड़ दीजिए, बस इतना समझिए कि 90 और 90A सेक्शन में अगर कोई रिलीफ है तो उस रिलीफ को भी अलाउ करने के बाद से जो मेरा नेट अमाउंट बचता है, मान लो ये सब मिला के 3 लाख रुपए का हो गया, तो 4 लाख माइनस 3 लाख, द 1 लाख अमाउंट इज माई नेट पेबल, और उतने की एक्चुअली मेरे पास डिमांड निकल के आएगी। फिफ्थ पॉइंट, बेस्ड ऑन द अबव एडजस्टमेंट एंड इंटीमेशन शैल बी सेंट टू द SSC विद इन अ पीरियड ऑफ 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल इन विच रिटर्न वॉज मेड। एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जब ये सब सारी चीज़ें जो हो जाएंगी उसके बाद से ये जो इंटीमेशन है बेस्ड ऑन द अबव एडजस्टमेंट, ये सारे एडजस्टमेंट के बाद से इंटीमेशन भेजा जाता है SSC को, और SSC को ये इंटीमेशन भेजने का टाइम पीरियड है जिस ईयर में आपने रिटर्न फाइल किया। जैसे मान लो 22, 23, 21, 22 एक ईयर मानो। अब 21, 22 का रिटर्न जो है कब फाइल होता है? 22, 23 में फाइल होता है। अगर एक नॉर्मल पर्सन को माने, अगर हम इंडिविजुअल को माने, तो इंडिविजुअल की रिटर्न की ड्यू डेट क्या है? जुलाई है, तो जुलाई 22 में फाइल होगा उसका रिटर्न। तो जुलाई 22 कंप्राइजेज ऑफ विच ईयर? इट इज़ ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22, 23। तो अभी आपको ये बात समझ में आया कि 21, 22 का रिटर्न जो है 22, 23 में फाइल होता है। तो मान लो अगर 21, 22 का रिटर्न 22, 23 में फाइल हो रहा है, तो ये जो 143(1) की इंटीमेशन है, जिस ईयर में हमने रिटर्न फाइल किया ना, उसके 9 मंथ के अंदर अंदर चला जाना चाहिए। मतलब 22, 23 मार्च 23 में ख़त्म होगा, और मार्च 23 के 9 महीने के अंदर अंदर ये जो इंटीमेशन है वो चला जाना चाहिए। मतलब दिसंबर तक ये इंटीमेशन चला जाना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है, इफ़ एनी अमाउंट ऑफ रिफंड इज ड्यू टू द SSC द सेम शैल बी ग्रांटेड टू द SSC। जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ डिमांड ही आता है, इस सेक्शन में जो है अगर आपको नोटिस आता है तो वो रिफंड भी हो सकता है। एंड इंटीमेशन शैल ऑल्सो बी सेंट टू द SSC इन केस वेयर द लॉस डिक्लेयर्ड in the return by the SSC is subject to tax, interest or fee payable or no refund is due to him। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 केसेस ऐसे होते हैं जिसमें इसका आपको नोटिस आ सकता है। एक तो तब जब आपका डिमांड बन रहा हो, और एक तो तब जब आपका रिफंड बन रहा हो। बट एक तीसरा केस भी होता है, मान लो कि आपने लॉस वाला रिटर्न फाइल किया है और हम कुछ ऐसा एडजस्टमेंट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर ने कुछ ऐसा पाया, आपने 10 लाख का लॉस अपने रिटर्न में फाइल किया था, बट सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसा पाया जिससे आपका लॉस जो है रिड्यूस होकर 8 लाख रुपीज़ हो गया। तो ये रिडक्शन ऑफ लॉस हो गया। या फिर अगर आपका इनकम बढ़ रहा है, तो दोनों ही केसेस में आपका टैक्स चाहे नहीं बन रहा हो, स्टिल अगर आपका इनकम बढ़ रहा है या लॉस रिड्यूस हो रहा है, तो भी आपको SSC को इंटीमेट करना है। ऑन द अदर हैंड, पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं हम। 7 तो मैंने आपको अभी समझाया। ऑन द अदर हैंड, वेयर देयर इज नीदर एनी एडजस्टमेंट और इन टैक्स ड्यू फ्रॉम और रिफंड पेबल टू द SSC, द एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिटर्न शैल ऑल्सो बी डीम्ड टू बी इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1)। आपको जब भी रिटर्न फाइल करते हो ना, तो हमेशा आपको एक एक्नॉलेजमेंट आती है। तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं बना, रिफ़ंड नहीं बना, और जो मैंने आपको लॉस डिक्रीज़ या इंक्रीज़ का जो केस बताया वो भी नहीं हुआ, तो आपको जो एक्नॉलेजमेंट आई ना, वही हम 143(1) जो है
143(1) का इंटीमेशन मान लेंगे। द स्किन contemplates a wide human interface and therefore provides for computerized processing of return and making the above adjustment. That is, the software would be designed to detect arithmetical inaccuracies and internal inconsistency and make appropriate adjustment in the computation of the total income. वही बात बोल रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है ह्यूमन इंटरफेस का, इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है एक सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। अब आते हैं हम 143(1)(d) पे, प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम बिफोर इशुएंस ऑफ एसएससी और अंडर सेक्शन 143(1)(d). 143(1)(d) जो है ये सेक्शन सिंपल सी बात बोलता है। देखो, इस सेक्शन को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट जो है चाहती है कि छोटे छोटे जो बिज़नेस होते हैं वो, उन छोटे बिज़नेस को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। अब वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है, मान लो कि आपका असेसमेंट चल रहा है, ठीक है, और आपका रिफ़ंड है, और रिफ़ंड के बाद से आपका असेसमेंट हो रहा है, तो इसलिए सरकार ने आपके पैसे रोक लिए। तो ये जो छोटे बिजनेसेस हैं इनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात हो जाएगी कि भाई वहाँ पे भी मेरे पैसे रुके हैं, डेटर पैसा नहीं दे रहा, क्रेडिटर पैसा मांग रहा है, और रेवेन्यू अथॉरिटी ने भी, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि जो लास्ट में रूलिंग निकल के आए या जो भी जजमेंट हो वो एसएससी के भी फेवर में हो सकता है, तो पैसे तो फिर गवर्नमेंट को लौटाने पड़ेंगे। तो इन वजहों से इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि छोटे बिजनेस हो या बड़े बिजनेस हो, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है इनकी नहीं रुकनी चाहिए बिजनेसेस की, और इसलिए जो भी टैक्स का अमाउंट होता है, इवन दो द केस इज पेंडिंग इन असेसमेंट, आपको टैक्स का अमाउंट रिफंड कर देना है। 143(1) पहला पॉइंट देखते हैं, रिक्वायर प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फाइल अंडर सेक्शन 139(1) और इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 142(1). ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। 143(1) में जो है प्रोसेसिंग किस रिटर्न की होती है, उस रिटर्न की जो हमने 139(1) में फाइल किया या 142(1) में फाइल किया। An intimation has to be prepared and generated and sent to the SSC specifying the sum payable or refund due to the SSC। और इंटीमेशन बना के जो भी रिफंड ड्यू है या पेबल है वो हम भेजेंगे एसएससी को। तीसरा पॉइंट है, नो इंटीमेशन कैन बी सेंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 9 months। अच्छा, बिना पढ़े मैं इसको बताती हूँ। 9 month की बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 143(1) का जो नोटिस है वो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 9 month फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड, उसके बाद से ये इंटीमेशन नहीं जा सकती है। तो सेम इज़ द केस हेयर ऑल्सो। 143(1)(d) की भी इंटीमेशन जो है 9 month के बाद, जिस ईयर में हमने रिटर्न फाइल किया उसके बाद नहीं जाती है। फिफ्थ पॉइंट जो बोलता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप जो है पैसा रोक के नहीं रह सकते हो, लेकिन अगर आपको जैसे रिफ़ंड का अमाउंट है, असेसमेंट में है, स्टिल गवर्नमेंट बोल रही है पैसे दे दो भाई बिजनेस को, बट अगर आपको ऐसा लगता है, आपको डाउटफुल है कि यार अगर मैंने इसे पैसे दे दिए ना तो ये लेके भाग जाएगा और दिस इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो जब उसे ऐसा डर होने लगे ना कि मैंने अगर इसे दे दिया तो दिस विल बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू और ये पैसे लेके भाग जाने वालों में से है, तो फिर वो चाहे तो सीआईटी की परमिशन लेके इस पैसे को ऑन होल्ड पे डाल सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये पढ़ा दिया 143(1)(d। इसमें बस इतनी सी बात है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपका रिफ़ंड है और अगर आपका असेसमेंट है तो स्टिल आपके रिफ़ंड को रोका नहीं जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट वांट कि ये जो पैसे होते हैं ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो नहीं रुकनी चाहिए। इसके लिए बस आप एक ही काम करिए कि आप इन लोगों को जो है जिनका भी चल रहा है असेसमेंट, उन लोगों को पैसे दे दीजिए। हाँ, बट अगर ऐसा है कि पैसे दे दिया मैंने अगर इस आदमी को, तो फिर ये बंदा जो है पैसे लेकर के कहीं भाग जाने वाला है, तो फिर ऐसे लोगों को पैसे मत दीजिए और सीआईटी से अप्रूवल लेके उस पैसे को अलग रख लीजिए। तो अब जो है हम सेक्शन 143(3) दैट इज़ स्क्रूटनी असेसमेंट देखने वाले हैं। तो बात करते हैं हम सेक्शन 143(3) की, जो कि बात करता है आपका स्क्रूटनी असेसमेंट के बारे में, जिसे रेगुलर असेसमेंट भी बोलते हैं। एक्चुअली यही जो होता है असेसमेंट रीअसेसमेंट का जो सेक्शन होता है, यही आपका मेजर रेगुलर जो असेसमेंट होता है, यही आपका वही सेक्शन है। अब इस सेक्शन की अगर हम बात करें तो 143(3) में अगर असेसिंग ऑफिसर को एओ जिसको हम बोलेंगे आगे से, तो एओ को अगर स्क्रूटनी करनी है किसी रिटर्न की, तो उसके लिए उसे नोटिस भेजना पड़ेगा 143(2) में। और एक चीज़ का याद रखना, जैसे आपको जैसे मैंने कहा कि हर एक चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने पढ़ाई जिसमें असेसिंग ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो
असेसमेंट कर सकता है या बुक्स ऑफ अकाउंट मंगा रहा है या ऑडिट करने का डायरेक्शन दे रहा है, हर एक केस में लॉ ने एसएससी को ये पावर दिया है कि आप को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। असेसिंग ऑफिसर के पास ये ब्लंट राइट नहीं है कि वो उसका जब मन करेगा करा देगा, नहीं। अगर वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड में ये सेटिस्फाइड करा देता है कि नहीं मेरे ऊपर ये चीज़ें नहीं लगनी चाहिए, देन मैटर क्लोज, और अदरवाइज मैटर प्रोसीड करता है आगे, ऑडिट होती है या असेसमेंट होता है एंड सो ऑन। सो 143(3) के लिए आपको असेसमेंट करने के लिए सबसे पहले असेसमेंट का नोटिस देना पड़ता है। तो 143(3) असेसमेंट के लिए सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 में असेसमेंट करने के लिए, जो कि स्क्रूटनी असेसमेंट होता है, आपको सबसे पहले एक नोटिस भेजना होता है 143(2) का। अब इस नोटिस को भेजने का ना टाइम पीरियड होता है। सिंपल बताऊंगी क्योंकि ये रूल मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि जिस ईयर में मान लो 21-22 एक फाइनेंशियल ईयर है जिसका आप रिटर्न कब फाइल करोगे 22-23 में, बिकॉज 21-22 का रिटर्न जो है आप मान लो जुलाई 22 में फाइल कर रहे हो, तो जुलाई 22 फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ 22-23 फाइनेंशियल ईयर। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आप रिटर्न फाइल कर रहे हो ना, उस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के 3 महीने के अंदर आपको 143(2) का नोटिस आ जाएगा। तो जब भी ऐसा हो ना, स्क्रूटनी के लिए अगर आपने कुछ गलत कर दिया है या फिर अगर आपको स्क्रूटनी का डर लग रहा है, तो जस्ट वेट फॉर 3 मंथ। जिस ईयर में आप रिटर्न फाइल कर रहे हो वो ईयर ख़त्म होने के बाद से 3 महीने का इंतजार करो। अगर आपके पास नोटिस आता है देन तो आपका केस स्क्रूटनी में लग चुका है, अदरवाइज़ आप बच गए। और वैसे यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बट मैं एक और बात बता दूँ। एक्चुअली में देखो ना, तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और अभी तक जो लास्ट जब मैंने पढ़ा था तब ओनली 5% ऑफ द केसेस जो है ना असेसमेंट में, रेगुलर असेसमेंट के लिए पिक की जाती हैं। तो बहुत लोअर चांसेस होते हैं आपने कुछ बहुत ब्लंडर किया होता है या फिर हायर अमाउंट ऑफ रिटर्न अगर आपने फाइल किया हुआ है तो ही आपके केस जो है स्क्रूटनी में जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ये 3 मंथ का पॉइंट समझा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो रिसर्च एसोसिएशंस होते हैं या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट में आपने पढ़ा होगा कि उनको एग्जेम्पशन जो मिलते हैं, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। जो यहाँ पे सेक्शन 10 सब सेक्शन 21, 22B, 23A या 23B, ये सारे जो सेक्शन दिए हुए हैं ना, इन सेक्शन में अगर कोई एग्जेम्पशन है तो एओ को मैंने क्या किया कि एओ जो है रेगुलर असेसमेंट या स्क्रूटनी असेसमेंट कर रहा है तो उसके पास कुछ रेलिवेंट मटेरियल गैदर करेगा और उसके बाद से उसके बेसिस पे वो एडिशन करेगा असेसमेंट में, वो एडिशन करेगा रिटर्न में और आपकी डिमांड निकल के आएगी। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है ना कि मान लो अगर एक रिसर्च एसोसिएशन है या फिर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसने इन सारे सेक्शन में जो मैंने अभी पढ़ा, सेक्शन 10 सब सेक्शन 21, 22B, 23A, 23B एक्सेट्राज, अगर ये सारे सेक्शन में अगर एग्जेम्पशन लिया हुआ है तो एओ के पास वो पावर नहीं है कि वो डिसअलाउ कर दे। उसे क्या करना पड़ेगा, उससे सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है इंटीमेट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन निकाल के उस चीज़ को, उस एग्जेम्पशन को जो ले रखा है उसको नल एंड वॉइड बोल देगी और उसके बाद से वो जो है जो डिडक्शन लिया हुआ था, जो एग्जेम्पशन लिया हुआ था, वो ऐड बैक हो जाएगा और आपकी लायबिलिटी निकल के आ जाएगी। तो ये हमारा ये पॉइंट ये बोल रहा था। नेक्स्ट है द टाइम पीरियड फॉर कंप्लीटिंग द असेसमेंट इन सच केस विल एक्सक्लूड द डेट बिटवीन द डेट ऑन विच एओ गिव द इंटीमेशन ऑफ द डिफॉल्ट एंड डेट ऑन विच कॉपी ऑफ द ऑर्डर विड्रॉइंग द अप्रूवल इज रिसीव बाय द एओ। ये पॉइंट मैंने आपको एक बार और डिस्कस किया था। जब भी जैसे मान लो बहुत सारे असेसमेंट होते हैं ना, मैंने कहा रीअसेसमेंट होता है, रेगुलर असेसमेंट होता है, तो ये असेसमेंट का ना एक टाइम पीरियड होता है। ऐसा नहीं है कि वो जो है एक केस को पकड़ लिया और उसे पूरा जीवन भर खींचते रह गया, ऐसा नहीं होता है। टाइम पीरियड होता है कि आपको इस असेसमेंट को कंप्लीट कर देना है। इस असेसमेंट को कंप्लीट करने का डेट टाइम लिमिट ये है। तो मैंने एक टॉपिक में अब आपको वो गेस करके बताना है कि मैंने कहाँ पे एक बार और ये चीज़ डिस्कस की थी। वो ये कि मान लो कि टाइम पीरियड फॉर एग्जांपल रेगुलर असेसमेंट का 2 ईयर है, ठीक है। अब इस 2 ईयर में क्या हुआ कि किसी रिसर्च एसोसिएशन का केस था, किसी रिसर्च एसोसिएशन की रेगुलर असेसमेंट हो रही थी और उस रेगुलर असेसमेंट में कुछ 1022B, 23A या 1023C में जो एग्जेम्पशन लिए गए हैं उसको डिसअलाउ करना था एओ को। तो एओ के पास तो ये पावर है नहीं। एओ क्या किया होगा, एओ ने सीजू को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट किया होगा। अब उसका टाइम इसमें खर्च हुआ, इंटीमेट किया, फिर अपना सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, फिर नोटिफिकेशन निकालेगी और तब जाके वो एग्जेम्पशन को हटाएगा, नल एंड वॉइड बोलेगी, तब जाके वो एग्जेम्पशन को हटाएगा। तो इन सारी चीज़ों में एओ कुछ कर नहीं पाता, आगे बढ़ नहीं पाता, वो वेट करते रह जाता है कि कब सीजी ये सब काम करे। फर्दर तो वो प्रोसीड कर नहीं सकता जब तक ये चीज़ें हो ना पाए। तो ये जो मान लो 2 ईयर का टाइम पीरियड है,
143(3) में स्क्रूटनी असेसमेंट में, और 6 महीने मान लो कि इसी चीज़ को प्रोसेस होने में लग गए, तो टाइम पीरियड को ना 6 मंथ से बढ़ा दिया गया है। सिंपली ये बात जो है यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा है, ये पॉइंट जो है हमारा ये चीज़ बोल रहा है कि अगर इस दौरान इस चीज़ में नोटिफिकेशन निकालने में गवर्नमेंट को जितना भी टाइम लगता है उतने टाइम पीरियड से जो असेसमेंट की कंप्लीट होने की टाइम लिमिट है वो बढ़ा दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। Section 2, subsection 15 provide that in case of a trust or institution whose main object is the advancement of any other object of general public utility, the purpose does not remain charitable in a previous year if its commercial receipt exceed 20% of total receipt. However, this temporary excess in 1 year may not be treated as altering the very nature of trust or institution so as to lead the cancellation of registration or withdrawal or approval of rescinding of notification issued in respect of trust or institution. अब ये जो पॉइंट है, जैसे मैंने आपको ऊपर के प्रोविज़न में ये चीज़ बताई कि मान लो कि असेसिंग ऑफिसर है, उसे अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में कुछ ऐड बैक करना है, कुछ ऐसा एग्जाम्पशन है जो वो सोच रहा है असेसमेंट के ड्यूरिंग कि ये तो अलाउ नहीं होना चाहिए था, ये एग्जाम्पशन अलाउ ही नहीं होना चाहिए था, तो वो खुद से डिसअलाउ नहीं कर सकता, उसे गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकाल के उसको नल एंड वॉइड बोलेगी एंड तब जाके वो ऐड बैक होगा, वो एग्जाम्पशन जो है हटाया जाएगा। अब यहाँ पे एक बात ये होती है कि मैंने आपको चैरिटेबल ट्रस्ट बहुत ही डिटेल में विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ इंस्टीट्यूट पढ़ा रखा है, जहाँ पे मैंने आपको बहुत सिंपल बताया था कि अगर आप एक ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसका मेन ऑब्जेक्ट जो है वो है एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर जनरल पब्लिक यूटिलिटी, तो आपका जो बिजनेस से रिसीट है ना, मतलब जो कमर्शियल रिसीट है, वो 20% ऑफ द टोटल रिसीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ मैंने आपको बता रखा है। तो अगर ये ज़्यादा हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा हो गई तो गवर्नमेंट को कोई नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, या फिर ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब हुआ कि कैंसिल ही हो गया रजिस्ट्रेशन, जो चैरिटेबल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो गया। नो, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ सिंपल चीज़ होगी, ना ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट, ना ही एओ को कोई नोटिफिकेशन देना है या सीजी को इन्फॉर्म करना है, कुछ नहीं होगा। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ सिर्फ एक सिंपल चीज़ होगी कि आपको जो भी एग्जेम्पशन मिल रहा था वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेंगे जब आप रिटर्न फाइल करोगे तब। आगे बढ़ते हैं हम। अकॉर्डिंगली सच ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन डज नॉट गेट बेनिफिट ऑफ टैक्स एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1023C इन द ईयर इन विच रिसीट फ्रॉम कमर्शियल रिसीट एक्सीड 20% ऑफ टोटल रिसीट। सेम ही चीज़ें लिखी हुई हैं, अब मैं इसे पढ़ने वाली नहीं हूँ, मैं सीधे आगे बढ़ जाती हूँ। Assessing officer empowered to send proposal to the central government recommending withdrawal of approval of research association, university, college, other institution approved under section 35(1), 2 and 3। अच्छा, जब आपने PGBP अगर आपको याद हो, बिकॉज दिस इज ए रिविजनरी क्लास, तो आपको एक चीज़ याद होगी कि बहुत सारे रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो होते हैं अप्रूव होते हैं कौन से सेक्शन में? सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2 या 3 में। अब इनके पास भी जो है, देखो ये दो चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये थोड़ी क्रिटिकल चीज़ें हैं जो कि पावर एओ को नहीं दी गई है। इन पावर के लिए बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको ऊपर वाले में बताया कि गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा अगर उसे 1023 फॉर एग्जांपल 1023C का अगर एग्जाम्पशन डिसअलाउ करना है तो उसे गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसी तरीके से एओ के पास ये पावर है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सकता है कि भाई ये एबीसी रिसर्च एसोसिएशन को जो आपने दिया हुआ है ना अप्रूवल अंडर सेक्शन 35, इसे प्लीज़ हटा लीजिए, ये काम अच्छे से नहीं कर रही है। सो दिस इज़ द पॉइंट। ये सिर्फ बोल रहा है कि उसके पास वो पावर है कि वो रिकमेंड कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो अप्रूवल आपने दे रखा है 35 में उसे हटा लो। सेकंड पॉइंट हमारा बोलता है यहाँ पे जो स्क्रीन पे सेकंड दिख रहा है, देयरफॉर द एओ इज नाउ रिक्वायर्ड टू satisfy himself as to the activity of university, college or other institution referred to in clause 2 or clause 3 of section 35(1) if the activities are not being carried out in accordance with any or all of the conditions subject to which any of the said entities have approved, the assessing officer may, after giving a reasonable opportunity of being heard, opportunity of showing cause to the concerned entity, send a proposal to the central government recommending withdrawal of approval। देखो क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एओ के पास ये पावर हो कि वो रिकमेंड कर सकती है कि भाई इस एबीसी जो रिसर्च एसोसिएशन है इसका आपने जो अप्रूवल दे रखा है 35 में उसे हटा लीजिए। तो ये आपको समझ में आ गया। बट उसके पहले एओ को खुद में सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि हाँ ये जो एंटिटी है, ये जो रिसर्च एसोसिएशन है, ये ढंग से काम नहीं कर रही है।
इसका जो एक्टिविटीज़ है जो कि 35 में जो भी कंडीशन मेंशन है वो कंडीशन को मेट नहीं कर पा रही है, और मान लो कि रिकमेंडेशन करने के बाद से सीजी को ये लगा कि हाँ मुझे ये जो मैंने अप्रूवल दिया था उसे हटा लेना चाहिए, तो ऑर्डर पास करेगी सीजी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट देन उसका जो ऑर्डर की जो कॉपी है एक एओ के पास भेज देगी और एक जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज को रेस्पेक्टिव एंटिटी को भेज देगी। सो 143 रेगुलर असेसमेंट तो आपका मुझे यहाँ पे दिख रहा है कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हम सेक्शन 144 की तरफ, बट इसके पहले मैं आपको 143 का कुछ और पॉइंट्स बता देती हूँ। अब सबसे पहला पॉइंट जो है मेरा वो है डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर से रिलेटेड। 1 अक्टूबर 2019 के बाद से ये रूल आया कि अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी कम्युनिकेशन होता है एसएससी को, तो उसमें एक डिन नंबर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है मेंशन किया जाएगा, जो कि एक यूनिक नंबर होगा। ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट जो भी कम्युनिकेशन होगा उस पर मेंशन किया जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 143(3) ये क्या होता है, रेगुलर या स्क्रूटनी असेसमेंट इसका नाम है। इसके पहले जो है मैंने आपको ये भी बता रखा है कि 143(1) प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न के बारे में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे कोई इंडिविजुअल मतलब कोई आदमी बैठ के आपका रिटर्न नहीं चेक कर रहा है। एवरी प्रोसेस इज़ बीइंग डन बाय सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर उसके बाद से आपका एडिशन डिलीशन करके आपके ऊपर डिमांड या रिफंड निकाल देता है। बट ये जो सेक्शन है, जो आप उस सेक्शन के बाद से ये जो आप पहला सेक्शन पढ़ रहे हैं रेगुलर या स्क्रूटनी असेसमेंट का, ये सेक्शन में जो है एक पर्सन जिसका नाम ऑफिसर है, असेसिंग ऑफिसर, वो खुद बैठ के आपके रिटर्न को एनालाइज करके उसमें डिमांड निकाल रहे हैं। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, असेसिंग ऑफिसर के पास रिटर्न आई है, वो रिटर्न को बैठ रहा है, एनालाइज कर रहा है, और उसे लग रहा है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी या ये चीज़ हो गई है, या मैं एसएससी से मांगूँ कि ऐसा उसने क्यों दिखाया है, उसका प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट इतना होना चाहिए था। तो व्हाट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू प्रूव इज़ कि यहाँ पे एक पर्सन मेंशन है जिसके पास आपकी रिटर्न आई है, एक ऑफिसर है जिसके पास आपकी रिटर्न आई है, और वो उस रिटर्न को चेक कर रहा है। बट मान लो अगर आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया तो असेसिंग ऑफिसर के पास कोई रिटर्न ही नहीं होगी, तो वो आपके रिटर्न को चेक ही नहीं कर पाएगा बैठ के। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, हो सकता है आप दूसरे सेक्शन में पकड़ा जाए, आपके ऊपर बेस्ट जजमेंट हो जाए, या फिर आपको 142 का नोटिस आ जाए, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। बट अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 143(3) जो कि स्क्रूटनी असेसमेंट से डील करता है, वो तो आपके ऊपर नहीं हो सकता। ये मेरा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तीसरा जो पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये कि एओ जो होता है ना, देखो होता क्या है कि ये जो स्क्रूटनी असेसमेंट का सेक्शन बना हुआ है दैट इज़ पर्टिकुलरली फॉर द बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू अथॉरिटी के ध्यान में रख के बना हुआ है। इसमें जो है आप एसएससी को फ़ायदा नहीं दे सकते हैं। तो अगर आप स्क्रूटनी कर रहे हैं तो या तो आपको लॉस को डिक्रीज़ कर देना होगा। मान लो 10 लाख का लॉस अगर शो किया है तो उसको डिक्रीज़ करके आपने 5 लाख दिखा दिया, या फिर आपके ऊपर डिमांड आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ पे बैठ के चेक कर रहे हैं और हमने रिफंड निकाल दिया। असेसिंग ऑफिसर को ये चीज़ अलाउड नहीं है, दिस इज़ क्लियरली मेंशन। तो इसके बाद से हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना वो है कोर्चे इंडिया लिमिटेड का एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, जो ये बोलता है कि अगर आपको असेसिंग ऑफिसर के सामने आपका स्क्रूटनी हो रहा है और अगर आपका टाइम पीरियड लेफ्ट है, अगर आपको कुछ क्लेम करना है तो वो क्लेम जो है आप ऐसा नहीं कि आप एक पेन लिया और एक पेपर लिया और उस पर आपने एप्लीकेशन दे दिया और ले जाके आपने एओ को दे दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको जो है रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और सिर्फ आपने रिवाइज रिटर्न में अगर आपके पास टाइम पीरियड लेफ्ट है तो रिवाइज रिटर्न में जो आपने क्लेम किया उसी को हम वैलिड मानेंगे। उसके अलावा लेटर के थ्रू जो भी चीज़ें होंगी ना वो वैलिड नहीं है।